Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete chapter 10, Adolescence and Puberty. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence वो हमारी लाइफ का टाइम होता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ताकि हम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन कर सकें, यानी कि इस काबिल हो सके कि अपने जैसे यंग वंस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। दिस इज़ द टाइम इन स्पेन इन विच द चाइल्ड डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। ये वो समय होता है जब एक बच्चा एडल्ट बन जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, एक लड़का आदमी बन जाता है। अडल्सेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड गोज ऑन टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। अडल्सेंस यानी कि जो किशोरावस्था होती है या टीनेजर्स भी कह सकते हैं आप, ये शुरुआत होती है 11 साल से और लगभग 18 साल तक कंटिन्यू होती है। अडल्सेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। जो इस उम्र से गुजर रहे होते हैं उन लोगों को टीनेजर्स कहा जाता है। द बॉडी एट दिस स्टेज अंडरगोज इम्पॉर्टेंट चेंजेस एंड दीज मार्क्स द पीरियड्स ऑफ प्यूबर्टी। इस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं और इस टाइम को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी क्या होता है अब वो देखते हैं। इट इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी वो समय होता है जब चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, इस काबिल हो जाते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर सके। द चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग द अडल्सेंट्स एज आर एन इंडिकेटर दैन एन इंडिविजुअल इज रीचिंग प्यूबर्टी। जो भी चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं ना, वो ये इंडिकेट करते हैं कि धीरे धीरे हम उस टाइम स्पेन में पहुंच रहे हैं कि हमें प्यूबर्टी आ रही है, हम इस काबिल हो रहे हैं कि हम अपने जैसे यंग वंस बेबीज प्रोड्यूस कर सकें। चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब इस समय क्या क्या बदलाव होते हैं। इंक्रीज इन हाइट। द बोन्स ऑफ द लेग्स एंड द आर्म ऑफ अ पर्सन स्टार्ट टू ग्रो लॉन्गर एंड हैंस अ पर्सन बिकम टॉलर इन द प्यूबर्टी एज। इस एज में क्या होता है, प्यूबर्टी एज में हमारी हाइट सडनली बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारी आर्म्स हैं यानी कि जो हमारे हाथ हैं या जो पैर हैं उनकी हड्डियाँ लंबी हो जाती हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि इस इंसान की सडनली हाइट कितनी बढ़ गई है। Changes in body shape. The boy generally experience a change in chest and shoulder as they become wider. जो लड़के होते हैं उनकी जो चेस्ट होती है, छाती, और जो उनके कंधे होते हैं वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं और हेयरी लाइंस आ जाती हैं उनके लिप्स के ऊपर, हल्की हल्की सी अपर लिप्स यानी कि मूंछें आने लगती हैं। इन गर्ल्स द एरिया बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। जो गर्ल्स हैं उनकी कमर के नीचे का हिस्सा यानी कि जो हिप सेक्शन है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, फैल जाता है। Voice change. A change in voice is accompanied as the body hits puberty, especially in boys. Voice यानी कि जो आवाज़ है ना वो भी बदल जाती है जब लड़के टीनेज में आते हैं। द वॉइस बॉक्स और द लॉरिंग्स डेवलप्स इन वॉइस। क्योंकि इस समय जो वॉइस का वॉइस बॉक्स होता है ना वो डेवलप हो रहा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। इट कैन ऑल्सो बी एन लार्ज पार्ट ऑफ द थ्रोट इन वॉइस एंड इज नेम्ड एज एडम्स एप्पल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वॉइस का जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा वाइड होता है यानी कि बड़ा होता है, लार्जर होता है साइज़ में गर्ल्स के कंपैरिजन में, और ये आपको गले में उभार की तरह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। वॉइस ऑल्सो एक्सपीरियंस अ हॉर्स वॉइस। उनकी जो आवाज़ है वो कर्कश हो जाती है फॉर सम टाइम ड्यू टू द चेंजेस इन द लॉरिंग्स। तो लड़कों की आवाज़ भी कर्कश हो जाती है क्योंकि जो उनका वॉइस बॉक्स होता है ना उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं इस एज में। द लॉरिंग्स इन गर्ल्स ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज़। लेकिन लड़कियों में वॉइस बॉक्स का जो साइज़ है वो छोटा होता है, इसीलिए वो गले पे उभार की तरह नहीं दिखता है। नेक्स्ट सी है, यहाँ पे दिया है कि सपोज़ किसी बच्चे की ये एज है ईयर्स में, मतलब कोई बच्चा 8 साल का है, 9 साल का, 10 साल का, 14 साल का, 18 साल तक का दिया है कि उस समय लड़के की हाइट कितनी होनी चाहिए, गर्ल्स की कितनी ग्रो कर जानी चाहिए। 8 ईयर्स के लड़के की जो हाइट है वो 72% ग्रो कर जानी चाहिए और 11 ईयर्स की गर्ल की हाइट लगभग 88% ग्रो कर जानी चाहिए, ठीक है। और 18 की एज में इनकी जो ग्रोथ है हाइट की वो अपने 100% तक पहुंच जानी चाहिए। तो सी है, अगर आपको पता करना है कि एक बच्चा है उसकी हाइट एवरेज है, क्या वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है या नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सी है कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। प्रेजेंट हाइट बच्चे की कितनी है, उसके नीचे लिखिए कि उस एज में उसकी किस परसेंटेज में हाइट होनी चाहिए थी और उसे मल्टीप्लाई करिए 100 से। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक लड़का है जो 9 साल का है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी डैश। तो जब उसका 9 साल का है
ठीक है, और 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो जब उसका साल ख़त्म होगा, जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, तब तक उसकी हाइट कितनी बढ़ जानी चाहिए? तो आप क्या करेंगे, आपको लिखा है 120 सेंटीमीटर उसकी करंट हाइट है, ठीक है। इस एज पे हाइट देखिए 9 साल का बच्चा है तो 75% ग्रो हो जानी चाहिए, तो नीचे लिखेंगे 75 इंटू करेंगे 100, तो आपको पता पड़ जाएगा कि साल के एंड तक उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, increased activity of sweat and sebaceous gland. There are sweat glands and oil glands present in our body which start secreting more oil and sweat during the puberty age. जब हम puberty age में पहुंचते हैं, जब हम टीनेजर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमारी ग्लैंड्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वेट सेक्रीट करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ऑयल सेक्रीट होता है, इसलिए वजह से हमें बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। बाय द टाइम गर्ल्स एंड बॉयज़ हिट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड कम्प्लीटली। जब एक लड़का या लड़की अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं हमें बेबीज़ प्रोड्यूस करने में, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। इन मेल्स द स्पर्म प्रोडक्शन बिगिंस। जो पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन यानी कि स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। इन फीमेल्स द साइज ऑफ द ओवरीज इंक्रीज एंड इट स्टार्ट रिलीजिंग द एग। जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें जो ओवरी का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और अब उसमें एग रिलीज़ होने लगता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम टीनेज में होते हैं, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट्स टू चेंज। हमारा सोचने का तरीका काफ़ी बदल जाता है। इससे पहले क्या होता है, हम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बहुत बचकानी हरकत करते हैं, लेकिन जैसे हम टीनेज में आते हैं तो क्या होता है, हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टार्ट फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। इस समय हमें इतने सारे चेंजेस आते हैं तो हमें बहुत सारे सेल्फ डाउट होने लगते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो फील अ लिटिल अनकम्फर्टेबल एंड सिक्योर ड्यू टू सडन चेंजेस इन बॉडी। इस समय हम क्या होता है कि हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, हम एक बच्चे से एडल्ट बन रहे होते हैं, तो हम अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। Secondary sexual characters. Features that help to distinguish the male from the female are called secondary sexual character. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि सामने वाला मेल है या फिर फीमेल है। कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉयज़ हैं तो आप देखेंगे ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, उनकी हल्की सी दाढ़ी होगी, हल्की सी मूंछ होगी, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि सामने एक बॉय है या एक गर्ल है, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि लड़कों की हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं उनके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। डेवलप होता है हेयर्स ऑन चेस्ट। लड़कों के चेस्ट पे भी इस समय बहुत ज़्यादा हेयर्स आने लगते हैं। उनके चेस्ट और शोल्डर वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, कंधे और छाती। स्किन बिकम रफर, मोर स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। जो उनकी स्किन है बहुत ज़्यादा रफ होने लगती है, बहुत ज़्यादा उन्हें पसीना आने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट और ऑयल को सेक्रीट कर रही हैं, तो उन्हें पिंपल्स भी आने लगते हैं। वॉइस बिकेम डीप एंड हश। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है। वहीं बात करें अगर गर्ल्स की, तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन एस्ट्रोजन, जो कि गर्ल्स में जो ग्रोथ हो रहे हैं, चेंजेस होती हैं इस समय, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर इन अंडर आर्म एंड प्यूबिक एरियाज। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होती है, और जो हमारी अंडर आर्म है, जो हमारी बगल होती है ना, वहाँ पे भी हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। फैट डिपॉजिट होने लगता है गर्ल्स के हिप्स पे और थाइस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे जाके उन्हें मदर बनना है, वो प्रेग्नेंट होंगी, दैट्स वाई जो उनका हिप एरिया है वो वाइड हो जाता है ताकि आगे वो बेबी कैरी कर सके। पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है इस समय। नेक्स्ट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं हार्मोन्स का क्या क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में। First, we will talk about endocrine glands. Endocrine system are also known as ductless glands, as
दे सेक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स को डायरेक्टली मतलब सीधा कहाँ सेक्रीट करता है, जो बह रहा होता है ब्लड हमारे अंदर उसमें डायरेक्ट हार्मोन्स को सेक्रीट कर देता है, उसमें डायरेक्ट हार्मोन्स को रिलीज़ कर देता है। फिर वो टारगेट साइट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वर्क करना होता है। दैट रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ मैनी थिंग्स। यानी कि इस वजह से इन हार्मोन्स का जो रिलीज़ होता है, इनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं जो बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स आर सेक्रीटेड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं टाइम टू टाइम, जब भी ज़रूरत होती है बॉडी में उनकी तभी रिलीज़ होते हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। हमारे शरीर में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को सेक्रीट करती है जैसा हमें रिक्वायरमेंट होती है। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करता है कि किस तरीके से हार्मोन्स हमारी बॉडी में फ्लो करेंगे और टारगेट साइट तक पहुंचेंगे। इन मेल्स द टेस्टीज सेक्रीट द मेल हार्मोन्स और द टेस्टोस्टेरोन। जो मेल होते हैं उनमें जो टेस्टीज होती हैं वो सेक्रीट करती हैं मेल हार्मोन को, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। इन फीमेल द ओवरी सेक्रीट द फीमेल हार्मोन्स और द एस्ट्रोजन। जो फीमेल होती है उनमें ओवरी सेक्रीट करती हैं फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब बात करते हैं कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि किस एज से किस एज तक हम रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे बेबीज क्रिएट कर सकते हैं। वन ओवर मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। जो हमारी ओवरी होती है ना, उसमें एक एग मैच्योर हो जाता है और वो उसे रिलीज़ करती है लगभग 28 या 30 डेज़ के अंदर एक एग रिलीज़ करती है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकेम थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज देन इट बिगिंस टू डेवलप एंड दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। तो इस समय जो यूट्रस है उसकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है और मोटी हो जाती है इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई एग रिसीव हो, और अगर उसे एग रिसीव होता है तो फिर फर्टिलाइज करेगी उसे और उसे बेबी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि डेवलपमेंट शुरू करेगी। ठीक है, यानी कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो फीमेल बॉडी है, ठीक है, उसका जो यूट्रस है उसे कोई भी एग नहीं रिसीव होता है, तो क्या होता है? द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। तो ये जो रिलीज्ड एग था और इसके आसपास एक थिक लाइन थी जो कि ब्लड से बनी हुई थी, वो क्या होती है? बॉडी से बाहर आ जाती है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मैंसुरेशन। इसी की वजह से वुमेन्स में मैंसुरेशन होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। मैंसुरेशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। लगभग 28 या 30 डेज में एक बार मैंसुरेशन होती है। 5 to 6 डेज डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। द फर्स्ट मैंसुरेशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मिनेज। जो फर्स्ट टाइम मैंसुरेशन होता है उसे कहा जाता है मिनेज। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मैंसुरेशन साइकिल स्टॉप। जब एक लेडी 45 या 50 साल की हो जाती है, ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअली। कुछ औरतों को 45 पे, कुछ को 46 पे, 47 पे या 50 पे होता है मोनोपॉज, यानी कि वो टाइम जब आपका मैंसुरेशन स्टॉप हो जाता है, अब आप कैपेबल नहीं रहते हैं बेबीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वही फेज़ है मेनोपॉज। मैंसुरेशन साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो लेडीज़ में मैंसुरेशन साइकिल होती है वो कैसे कंट्रोल होती है? बाय हार्मोन्स। नेक्स्ट, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। एक बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कैसे तय होता है? क्रोमोसोम्स, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स that are present inside the nucleus of a cell and meant for carrying information from one generation to the next generation। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। फॉर एग्जांपल मदर फादर से ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, उनकी डीएनए की इन्फॉर्मेशन, और बेबी तक उसे फॉरवर्ड करेंगे। दे ऑलवेज अकर इन पेयर। ये हमेशा पेयर में रहते हैं, यानी कि जोड़े में रहते हैं। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी ह्यूमन सेल। हर इंसान के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर का मतलब क्या है? टोटल 46 हैं, लेकिन क्योंकि वो साथ में ही रहते हैं, हमेशा दो के जोड़े में रहते हैं, इसलिए 23 पेयर हैं।
द क्रोमोसोम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्रोमोसोम हेल्प करते हैं ये तय करने में कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22 आर ऑटोसोम्स। 23 जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें से 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जो हेयर कलर है, जो उसके फीचर्स हैं, आइज़ का कलर है, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी हाइट है, पर्सनैलिटी है, ये कैसी होगी, थोड़ी मदर पे जाएगी, फादर पे जाएगी, तो बाकी जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है ये डिसाइड करते हैं ऑटोसोम्स। बट जो 23 पेयर की बात हुई थी, 22 तो हमने देख लिए ऑटोसोम्स, जो एक पेयर बचा, ठीक है, वो है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें मेल सेक्स क्रोमोसोम, तो उस पेयर में दो हैं, एक्स और वाई। वहीं बात करें फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, तो उसमें जो पेयर है उसमें दोनों एक्स हैं, ठीक है। फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। Next we will talk about sex determination. The gametes contain only one set of chromosome, that is either X और Y. जो गैमीट होता है, जो मेल एग होता है ना, जो स्पर्म आपके पास आता है, उसके पास एक ही क्रोमोसोम होगा, या तो X होगा या फिर Y होगा। Whereas the egg of the female contain an X chromosome always. जबकि अगर बात करें फीमेल एग की, तो उसके पास हमेशा X क्रोमोसोम होगा। But in the male gametes or sperm, there exists one kind having X chromosome and the other kind having a Y chromosome. लेकिन जब हम बात करें हैं मेल गैमेट्स की या स्पर्म की बात करें हैं, तो एक होगा जिसमें X क्रोमोसोम होगा और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि Y क्रोमोसोम होगा, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। सी हियर, सी, देखिए जो मदर एग है, ठीक है, वो तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है उसमें, ठीक है, मदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देती है। लेकिन जो फादर है उसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। अगर एक्स का पेयर बनेगा तो गर्ल बॉर्न होगी, और अगर एक्स मिला मदर से और वाई मिला फादर से तो आपका बॉय बॉर्न होगा, जैसे कि आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ सी। मदर से तो दोनों बच्चों को एक्स क्रोमोसोम ही मिला है, ठीक है, लेकिन फादर से भी अगर एक्स मिला है तो गर्ल पैदा होगी, लेकिन अगर फादर से वाई मिला है तो बॉय पैदा होगा। सो द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी। वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है कि उसे फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिला है, एक्स मिला है या वाई मिला है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो सेक्स हार्मोन्स नहीं हैं। फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, इट इज सिचुएटेड इन द थ्रोट। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे गले में स्थित होती है। इट सेक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। ये एक हार्मोन को सेक्रीट करती है, रिलीज करती है, जिसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। दिस हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट एज इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंडक्ट करने में, उन्हें बैलेंस करने में ये हमारी बहुत मदद करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कैन कॉज स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू गॉइट्री। अगर हमारे अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, ठीक है, हमें गले पर एक बल्ज सा दिखाई देता है, एक उभार सा दिखाई देता है, यानी कि हमें घेंगा हो जाता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज सेक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। जो पैनक्रियाज होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है, उस हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन, विच रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी, जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन हार्मोन की, जो कि पैनक्रियाज रिलीज करती है, तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड विच इज सिचुएटेड राइट अबव द किडनी। किडनी के जस्ट राइट साइड एड्रिनल ग्लैंड होती है। दे चेंज देयर शेप थ्रू आउट द लाइफ एंड श्रिंक एज द पर्सन ग्रो ओल्ड। हमारी पूरी ज़िंदगी अपनी शेप थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती है, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ये श्रिंक होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। दे सेक्रेट अ हार्मोन एड्रिनल एंड मेंटेन द सॉल्ट एंड पीएच बैलेंस। ये जिस हार्मोन को रिलीज़ करती है उसका नाम है एड्रिनल, और ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी में सॉल्ट और पीएच लेवल। Hormone adrenal is also called fight or flight hormone as it function in emergency situation. इसे fight भी कहा जाता है और flight हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कब फंक्शन करता है, जब कोई emergency वाली situation होती है। Next is pituitary gland. It is situated in the brain and is called a master endocrine gland. जो pituitary gland होती है ये हमारे brain के अंदर होती है, दिमाग के अंदर, और इसे master endocrine gland भी कहा जाता है। क्यों?
बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट इंस्ट्रक्ट अदर ग्लैंड्स टू सेक्रीट देयर हार्मोन्स, क्योंकि ये जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल्स भेजते हैं कि अब तुम्हें हार्मोन्स को रिलीज करना है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन विच कंट्रोल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, इसकी वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है। सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ मैक्सिमम इन अडल्सेंस। जब हम टीनेज में होते हैं, ठीक है, जब हम प्यूबर्टी एज में होते हैं तब सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। नाउ सी दिस इमेज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है। नेक्स्ट यू कैन सी दिस बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में है। Then you can see adrenal gland, then you can see pancreas, then you can see position of an ovary in a female and testes in a male. So here you see position of endocrine gland in the human bodies. नेक्स्ट, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। जैसे कि हार्मोन्स हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सेम वे जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी जो लाइफ में डेवलपमेंट होते हैं ना, बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, उनमें हार्मोन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट लाइक सिल्क मूथ, जो आपका कैटरपिलर है, वो आपने क्या देखा कि जब वो एडल्ट होता है तो जो उसका इनिशियल स्टेज था, जो लार्वा स्टेज था, जो प्यूपा स्टेज था, उससे काफ़ी चेंज हो जाता है जब वो फुली एडल्ट हो जाता है। सेम वे एक जो फ्रॉग है, ठीक है, पहले वो एक टैडपोल होता है, फिर उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बनता है, यानी कि इतना चेंज हो जाता है कि अगर आप उसे इनिशियल स्टेज पे देखोगे और फाइनल स्टेज पे देखोगे उसकी लाइफ की ग्रोथ, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सेम इंसेक्ट है। ठीक है, और यही प्रोसेस जब आप में इतना ज़्यादा चेंज हो कि आप छोटे पे अलग दिखते थे और बड़े होके बिल्कुल चेंज हो जाते हो, बिल्कुल अलग दिखते हो, तो वही प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। ये इंसेक्ट्स में होती है, जैसा कि आपका कैटरपिलर और फ्रॉग। ठीक है, द इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट। तो जो हार्मोन्स होते हैं यही मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं इन इंसेक्ट्स में। इन फ्रॉग थायरॉयड रिलीज थायरॉक्सिन विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन दैम। जो फ्रॉग होते हैं, जो मेढक होते हैं, उनके अंदर जो थायरॉयड ग्लैंड है ना, वो रिलीज करती है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हेल्प करता है उनकी मेटामॉर्फोसिस, यानी कि एक टैडपोल है वो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा जब उसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर। लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, जो कि पानी में प्रेजेंट होता है। इफ़ देर इज़ लैक ऑफ आयोडीन इन वाटर, अगर पानी में आयोडीन की कमी होगी तो जो टैडपूल है ना, यानी कि जो इनिशियल स्टेज है फ्रॉग का, वो कभी भी फुली मैच्योर नहीं हो पाएगा, एक एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टीनेजर शुड कंज्यूम अ बैलेंस डाइट एंड नॉट जंक फूड। अगर आप टीनेजर हैं तो एक बैलेंस डाइट लीजिए, एक ऐसा मील लीजिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, मिल्क, फ्रूट्स, सिट्रिक फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब प्रॉपर मात्रा में हो, ताकि आपके शरीर में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं हो, किसी चीज़ की कमी नहीं हो, और आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप जंक फूड ही खाएंगे पूरी टीनेज में, तो ना आपकी प्रॉपर हाइट बढ़ेगी, ना बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो फुली तरीके से डेवलप हो पाएंगे। नेक्स्ट इज़ पर्सनल हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग टीनेज। जब आप टीनेज में होते हैं तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। आपको डेली एक बार तो नहाना ही चाहिए, और टाइम टू टाइम अगर आप चाहें अपना फेस या बाकी बॉडी पार्ट्स को आप क्लीन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, उसकी वजह से हो सकता है आपको नहीं फील हो रहा हो, लेकिन आपके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो। इट ऑल्सो लीड टू एक्ने, क्योंकि इतनी सारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करती हैं, तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने भी हो जाते हैं। इसलिए हमें टाइम टू टाइम बॉडी को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो चांसेस है कि आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे, हमारा माइंड भी हेल्दी रहे। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहीं माइंड को हेल्दी रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। एंड देन से नो टू ड्रग्स। जब हम टीनेजर होते हैं तो बहुत इजीली होता है हमें बहकाना, लेकिन आपको ड्रग्स वगैरह नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी बॉडी को नुकसान होता है। इस समय हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। ना तो हम बच्चे रहे, ना तो हम बड़े हैं, हम कहीं मिड में हैं,
राइट। तो बहुत डिप्रेसिंग टाइम होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये ऐसा टाइम है कि आप इजीली बहक सकते हो, पर आपको ड्रग्स वगैरह नहीं लेने हैं। आपको लग सकता है कि मैं बहुत मोटा हूँ या मैं बहुत मोटी हूँ और आप उसके लिए मेडिसिन लेने लगे पतले होने के लिए, तो ये सब गलत है, क्योंकि ड्रग्स लेने से हमारी बॉडी में कुछ डैमेजेस हो सकते हैं जिन्हें बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, सी HIV कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरेंज। ओके, अगर एक ही इंजेक्शन से एक इंसान ने ड्रग्स लिए, फिर दूसरे ने लिए, फिर तीसरे ने लिए, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें HIV हो सकता है। उस नॉर्मल इंसान को हो सकता है एक इन्फेक्टेड इंसान से, जिसे पहले से HIV है, उसके कांटेक्ट में जब एक नॉर्मल इंसान आता है तो उसे भी हो सकता है। या फिर इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर। अगर किसी माँ को HIV है तो वो अगर मिल्क फीड कर रही है अपने बच्चे को, तो बच्चे को भी हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, सेक्सुअली कांटेक्ट में है जिससे पहले से HIV है, तो भी आपको HIV हो सकता है, आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Adolescents should be careful about what they eat because proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body। टीनेज में हमें अच्छी तरीके से खाना चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह वो समय होता है कि हमारी बॉडी में बहुत स्पीड में ग्रोथ हो रही होती है हर बॉडी पार्ट की। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव एज तब स्टार्ट होती है, यानी कि तब उनमें मेच्योरिटी आती है, वो रेडी होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। द राइट मील फॉर एडल्सेंट्स कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, वेजिटेबल्स। टीनेज बच्चों को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। जंक फूड उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में भी दे रखें, जंक फूड 3rd में भी है, 4th में भी है। आपको हेल्दी खाना चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।